काम करना है। अगर हम आते हैं ना इस टॉपिक पे जिसमें हम 4-5 चीजें इसमें कवर करेंगे। ड्रैग फोर्सेस क्या होती हैं, अपथ्रस्ट क्या होता है और इसमें फोर्सेस कैसे हम अप्लाई करते हैं। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, वेट फॉर अ सेकंड, मैं अपनी सेटिंग कर लूँ सिर्फ एक दफ़ा। रेड पेन, स्ट्रोक एंड रोटेट। ओके, फुल विंडो। अच्छा, अब हम ये करेंगे ना बच्चों, एक ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड में अगर हम छोड़ दें, सपोज करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अशर कहते हैं इसको हमने किसी भी फ्लूइड में छोड़ दिए, ठीक है, आई समझ? यस सर। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल फोर्सेस लग रही हैं वो कितनी है आप बताएं जरा। ये किसी लिक्विड में जा रहा है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये किसी भी लिक्विड में जा रहा है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये लीजा किसी भी लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है। सर जो लिक्विड होगा वो उसको ऊपर पुश करेगा, है ना? हाँ, ऊपर पुश करेगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लिक्विड है, सही है, जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट जा रहा है। आपने मुझे बताना है इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी है। इस पे इसका वेट उसको नीचे पुश करेगा। अच्छा, फातिमा कहती है अच्छा एक वेट डाउनवर्ड। लीजा आप अपना पॉइंट दें। ये लिक्विड आ गया, चलो जी। पहली फोर्स क्या है नीचे की तरफ? वेट। वेट, ओके जी, वेट हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है कोई और फोर्स है? सर रिएक्शन फोर्स पानी के साथ। अच्छा, पानी के साथ जो रिएक्शन फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, मोशन की वजह से, हम उसको कहते हैं ड्रैग फोर्स। क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स। इसको अराउंड द वर्ल्ड टीचर्स विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कस ड्रैग या फिर ड्रैग फोर्स, ठीक है। सो एक फोर्स नंबर 1 होगी वेट डाउनवर्ड, विस्कस ड्रैग होगी अपवर्ड, 2, सही है लीजा। एक फोर्स लीजा और भी ऊपर की तरफ, अप थ्रस्ट। यस, अप थ्रस्ट, ये हो गई 3। अच्छा, अब ये सबसे पहले मैं आपको 1 और 2 के बारे में बताऊंगा। 3 के 4 मेथड्स हैं, वो चारों मेथड में जरा डिटेल से बाद में समझाऊंगा। पहले मैं विस्कस ड्रैग को और वेट को कवर करना चाह रहा हूँ। चलें, अगर हम आते हैं वेट के लिए। अच्छा, वेट जो डाउनवर्ड फोर्स है, वेट का असल क्या तरीका है? मास इनटू ग्रेविटी। मास इनटू ग्रेविटी। इसका इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो टोटल ऊपर की तरफ और फोर्सेस हैं फर्दर, उसमें जो सबसे पहली फोर्स है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर्मूला दे देता है आपको। ड्रैग फोर्स निकालने का एक तरीका है, अगर ऑब्जेक्ट हुआ स्फेरिकल, ऑब्जेक्ट क्या हुआ एलिजा? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हुआ, तो 6 पाई डी आर वी। ये फॉर्मूला शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको हेल्प आउट बड़ा करेगा। इससे आप डायरेक्ट किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे लगने वाली ड्रैग फोर्स आप निकाल लेते हैं। 6 पाई डी आर वी। अब आप कहेंगे 6 क्या है, पाई क्या है, डी क्या है, आर क्या है, वी क्या है? चलें खुद ट्राई करें। एफ डी तो ड्रैग फोर्स है, एफ डी क्या चीज है? ड्रैग फोर्स होगी, ठीक है। अलीजा, आर वी डी में से क्या क्या आपको पता है? अब 3 बच्चे हैं, बताएं। डायमीटर, रेडियस और वॉल्यूम। डायमीटर, रेडियस और वॉल्यूम वॉल्यूम, श्योर? मेरे ख्याल से। एक चीज गलत बोली है, 2 गलत बोली है। आर से रेडियस एग्री करूंगा मैं, ये रेडियस ऑफ स्फीयर है इन सेंटीमीटर। गुड, शाबाश फातिमा। बताएं डीआरवी में आपको जो पता है वो बता दें। वी फॉर वेलोसिटी हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। यहाँ पे सर वेलोसिटी। वेलोसिटी है। ये एक ऑब्जेक्ट जो लिक्विड के अंदर नीचे जा रहा है ना, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ये उसकी वेलोसिटी है, ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी होगी। आर रेडियस हो गया, लेकिन डी क्या चीज है लीजा? डी को हम कहते हैं ड्रैग कांस्टेंट। क्या कहते हैं? ड्रैग
कांस्टेंट। ये हर मटेरियल का अपना होता है, ऑयल का अपना है, हनी का अपना है, वाटर का अपना है। आपको पता है ना, डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर ऑब्जेक्ट की स्पीड डिफरेंट हो सकती है ना। जैसे अच्छा, अगर कोई बंदा किसी कीचड़ में फंस जाए, कोई दलदल में फंस जाए, तो उधर वो स्लो स्लो नीचे जाएगा, पानी में आप तेज जाएंगे। सिमिलरली हनी या इंजन ऑयल के अंदर, टैंक के अंदर आप चले जाएं तो आप स्लो जाएंगे। तो ड्रैग हनी का ज्यादा है, कीचड़ का ज्यादा है, मड का। ठीक है, गर्ल्स समझ आ रही मेरी बात की? तो ये वो है। अब ड्रैग फोर्स का मसला ये है कि ड्रैग फोर्स में बाकी तो कोई इशू नहीं है। ड्रैग फोर्स का लिंक वेलोसिटी के साथ है। किसके साथ है? अगर आप जितना स्पीडी जाएंगे ना, उतनी ज्यादा आपके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी जितना आप स्पीडी जाएंगे गर्ल्स, उतना ज्यादा आपके ऊपर क्या होगी, ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी। चलें, अच्छा गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, पेशावर से एबटाबाद आते हो, मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है गाड़ी की आपकी? हैव यू एवर टच? कितना बताएं, शाबाश। खतरनाक है वैसे सवाल पूछना, लेकिन चले फिर भी पूछ लेता हूँ आज। सर मैंने 210 मारा हुआ है। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, इट्स रियली रियली डेंजरस। किस गाड़ी पे? सर ग्रैंडी पे भी मारा हुआ है, सिविक पे 205 मारा हुआ है। फुल्लो फुल्लो मार्केट्स तो आप छोड़ दो। ये देखें ना लड़कियों, यही तो उनके मसले हैं इन बच्चों के। आपको पता है कि बच्चों, जब गर्ल्स ड्राइवर को पता होता है कि जब गाड़ी आपकी ना 180 को टच करती है उससे ऊपर, ओ खुदाया, आप नियर टू डेथ हैं, बस आप समझ जाएं। क्लियर? तो मैं अल्लाह है आपको ना बचाने वाला। हाँ, अल्लाह है बचाने वाला, बिल्कुल सही है। फिर बाद में कहते हैं कि अरे अल्लाह, मैं क्यों गिरा था, मैंने क्यों गाड़ी चलाई थी। हड्डियां सी टूटती है ना, जुड़ती भी नहीं है फिर, है ना। लेकिन चलें, अगर आप जैसे लोग ना हो तो फिर दुनिया में ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या करें। ठीक है, सही है, अच्छी बात है ना। नहीं, सही बात है, मजाक नहीं कर रहा, अच्छी बात है। क्यों अलीजा, सही कह रहा हूँ ना? जी। हाँ जी। अच्छा, सवाल ये था कि अगर 200 की स्पीड पे अगर आप आ रहे हैं हाईवे पे, तो ड्रैग ज्यादा लगेगा अलीजा, या अलीजा गाड़ी चला रही 60 की स्पीड पे? ड्रैग कब ज्यादा होगा फातिमा, 200 की स्पीड पे, 60 पे? 200 पे। तो क्या मैंने बात सही लिखी है कि ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जी। जितनी ज्यादा स्पीड होगी आपकी हाईवे पे, उतनी ज्यादा ड्रैग फोर्स होगी। तो आपको ड्रैग फोर्स तो मैंने क्लियर कर दिया कि इसमें वेलोसिटी वाज वन ऑफ द की फैक्टर, ये जो वेलोसिटी था। ठीक है, बाकी रेडियस ऑफ द स्फीयर कांस्टेंट है। ये जो फॉर्मूला है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे लगता है। किस पे लगता है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे। अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ना हुआ तो फिर वैल्यू ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज गिवन, वो देता है आपको कि एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन फोर्स कितनी है। अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब ड्रैग फोर्स आपको समझ आ गया, वेट आपको समझ आ गया, दोनों फोर्स आपको क्रिस्टल क्लियर है। अब मसला सारा किसका है? तीसरी फोर्स का, जिसका नाम है, क्या नाम है, जो ऊपर की तरफ होती है, अप थ्रस्ट। क्या नाम है? अप थ्रस्ट फोर्स। अब आपको मैं अप थ्रस्ट निकालने के 4 तरीके बताता हूँ। ये जो थर्ड फोर्स है जिसका नाम अप थ्रस्ट है, इस फोर्स को निकालने के 4 फर्दर मेथड है। 1 2 3 4। चलें जी, अप थ्रस्ट निकालने के लिए सबसे पहली चीज, जब आप किसी चीज को लिक्विड में डिप ही नहीं करते असल, तो उस पर अप थ्रस्ट नहीं लग सकता। अप थ्रस्ट के लिए डिप करना जरूरी है। तो पहला तरीका अप थ्रस्ट का है, जिस लिक्विड के अंदर फातिमा आपने डिप किया, उस लिक्विड की डेंसिटी, एलिजा आगे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट अप थ्रस्ट इन योर एग्जाम। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें आप डिप कर रहे हैं। लेट्स सपोज अशल कहता है मैंने एक पत्थर को सर लिक्विड में फेंक दिया है। लिक्विड क्या था? एयर था, वाटर था, मिल्क था, क्या चीज थी? जो भी सब्सटेंस था उसकी डेंसिटी। वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का, सिलेंडर था तो 4/3 पायर क्यूब, स्फीयर था तो पायर स्क्वायर इनटू एच। ठीक है, यानी वॉल्यूम में भी मैटर करता है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है गर्ल्स, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अलीजा, अगर डायमीटर की फॉर्म में तो पाई डी क्यूब बाय 6। फातिमा, याद है? जी सर। ये आर की जगह d/2 पुट करने से आता है, ये वाला फॉर्मूला। आर की जगह d/,
2 पुट करने से, ठीक है। Yeah. और अगर वॉल्यूम है ऐसे ऑब्जेक्ट का जो आपके पास सिलेंडर है, अशर क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा? पाई पाई आर स्क्वायर पाई आर इनटू क्यूब एच, इनटू R याद square. आया? या फिर अलीजा पाई आर की जगह d/2 पुट करो, d² 4 इनटू एच। एच। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स बना के दे दिए हैं, एक हमारे पास सिलेंडर है और एक हमारे पास स्फीयर है, इन दोनों का वॉल्यूम इस फॉर्मूले में पुट होगा। यानी अगर अशर कहते हैं सर मैंने पानी में एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट फेंका है, तो अशर को वॉल्यूम की जगह पाई आर स्क्वायर इनटू एच लगाना पड़ेगा। अलीजा कहती है सर मैंने एक स्फेरिकल फेंका है, तो अलीजा 4/3 पाई आर क्यूब लगाएगी, ठीक है। सो फातिमा इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटी। तो ये पहला अपथ्रस्ट निकालने का तरीका है। समझ आई? फर्स्ट मेथड समझ आया फातिमा? यस सर। अच्छा, मजे की बात ये आपको पता है कि अपथ्रस्ट कोई भी चीज पानी में डिप करें उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगता है। ये आपको हमेशा पता है ये बात कि किसी चीज को पानी में डिप करो वो ऊपर की तरफ उछलती है, उस पर बियॉन्स फोर्स लगती है, बायोंसी की फोर्स लगती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड, अगर वॉल्यूम की जगह एक बंदा कहते सर क्या मैं वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू लेंथ या एरिया इनटू हाइट नहीं कर सकता? अशर कर सकते नहीं कर सकते? वॉल्यूम की जगह अगर हम एरिया इनटू हाइट कर दें, हो सकता है सर। हो सकता है अलीजा? जी हो सकता है। तो ये अलीजा सेकंड फॉर्मूला है क्या निकालने का? अपथ्रस्ट निकालने का। गुड हो गया, ये मेथड नंबर 2 है अपथ्रस्ट का, ठीक है। अच्छा, देयर इज वन मोर वे टू फाइंड अपथ्रस्ट। तीसरा कौन सा है? डेंसिटी की जगह कुछ लगाते सर। तीसरा फॉर्मूला ये है कि अगर एक बच्चा कहता है सर ये चीज मैंने स्प्रिंग बैलेंस के साथ एक वेट को हैंग किया, अशर कह रहा है सर इसका अच्छा वाला 5 न्यूटन लोड था, लेकिन अशर अगले स्टेप में इसी स्प्रिंग बैलेंस को पानी में डिप कर दे, अगर लोड लगा हुआ पानी में से डिप कर दे, अशर को लगेगा ये तो 4.5 न्यूटन हो गया, ये वेट कम क्यों हो गया अलीजा? अपथ्रस्ट की वजह से। अपथ्रस्ट की वजह से। फातिमा देखो, अच्छा वाला 5 न्यूटन रीडिंग थी स्प्रिंग बैलेंस की, किसकी? स्प्रिंग बैलेंस की। तो इसका मतलब है स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग में अगर डिफरेंस आ जाए तो तीसरा मेथड है डिफरेंस इन स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग। यानी एक चीज का लोड या वेट विदाउट वाटर कितना शो हो रहा है उस ब्लॉक का, और पानी के अंदर अगर हम रखते हैं उसी स्प्रिंग बैलेंस को तो ब्लॉक ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग कम हो जाएगी। तो डिफरेंस इन स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग, जिसको हम न्यूटन मीटर रीडिंग भी कहते हैं। अच्छा, ये थर्ड तरीका है। आप कसम से खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे सनुमान आपने जो मेथड बताए एग्जैक्टली अप्लाई होते हैं एग्जाम में। क्लियर? ये थर्ड मेथड है अपथ्रस्ट निकालने का। थर्ड, डिफरेंस इन स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग। अलीजा समझ आ रही है? अच्छा, फोर्थ मेथड क्या है? फोर्थ मेथड ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को पानी में डिप करें तो उसके बॉटम से भी उसके ऊपर प्रेशर लगता है, माइनस उसके टॉप पे भी प्रेशर लगता है। अगर हम इन दोनों प्रेशर को किसी तरह निकालें, जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, और उसको एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी अपथ्रस्ट का एक फॉर्मूला है। यानी चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया। बचपन से अशर को पता है फोर्स है, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, तो ये वही फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, लेकिन इसको जरा से ओपन कर दिया है। तो इसका मतलब है अपथ्रस्ट का एक मेथड ये भी है जिसमें हम निकाल सकते हैं अपथ्रस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, मैं रुकता हूँ, आप मुझे बताएं किस मेथड में कंफ्यूजन है। चलें हर बच्चा एक एक मेथड एक्सप्लेन करे। अशर आपकी चॉइस है, जो मेथड एक्सप्लेन करो अपथ्रस्ट का, एनी वन ऑफ योर चॉइस, जो मेथड डील करते एक्सप्लेन करो। फिर एक अलीजा करेगी, फातिमा करेगी। अब यकीन माने इससे आपका ना कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएंगे, फिर मैं अप्लाई कराऊंगा आपसे ये कॉन्सेप्ट। बोले यस अशर? अशर आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है, एक सेकंड। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक मेथड अपथ्रस्ट का एक्सप्लेन करो, कोई एक, एनीवन। सर मैं करूंगा तीसरे वाला, तीसरे वाला, चलो बोलो। डिफरेंस इन बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग। सर अगर कोई स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग 5 न्यूटन अगर दिखा रही है
उसको हम ठीक वाटर है, में डिप करेंगे तो वो 4.5 हो जाएंगे, तो 0.5 जो है इसका थ्रस्ट हो जाएगा। समझ आ गई, समझ आ गई। यानी अशर कहते हैं सिंपल एक चीज का लोड निकालें स्प्रिंग बैलेंस पे बाहर विदाउट वाटर और फिर इन वाटर कर दें, यस सर। दोनों का डिफरेंस अब तक आ गया। वेल डन अशर, गुड। यस एलिजा, जी, कौन सा करूँ? कोई मैसेज जो आपका दिल करे। मैं लास्ट वाला। ओके, लास्ट वर्ड एक्सप्लेन करो। अच्छा, तो इसमें हम लोगों ने करना है प्रेशर ऑफ द प्रेशर चाहिए। हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जो प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो हम लोग इसमें प्रेशर ढूंढेंगे जो कि है प्रेशर ऑफ इन माइनस द प्रेशर ऑन टॉप, और एरिया ऑफ द मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, बॉटम का प्रेशर और टॉप का प्रेशर, अभी ये एक मिस्ट्री है, कैसे आएगा ये मैं आपको सिखाता हूँ अभी। अच्छा, बॉटम का प्रेशर कैसे निकालते हैं और टॉप का कैसे निकालते हैं ये आपको भी मैं सिखाता हूँ। अच्छा, गुड, हो गया। ओके फातिमा, आप? सर पहला वाला कर दीजिए। ओके, शाबाश। तो इसमें आपने डेंसिटी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा, आपने वो लिक्विड में डिप करना होगा। ठीक है, तो जिस लिक्विड में आपने डिप किया उसका डेंसिटी आप लेंगे। गुड, फिर ऑब्जेक्ट जिसमें जो आपने डिप किया उसका वॉल्यूम लेंगे, वेरी और गुड, ग्रेविटी, जी गुड। ग्रेविटी जी। ओके अशल, आप बताओ ऑब्जेक्ट की शेप मैटर करती है जो हम डिप कर रहे हैं? यस सर, करती है। अच्छा, आप सिलेंडर का स्फीयर का एक फार्मूला एक्सप्लेन करो अशल। वेरी गुड फातिमा, एक सिलेंडर का, एक स्फीयर का। कोई एक एक्सप्लेन करो जो दिल करता है। सर सबसे पहले तो डेंसिटी ले लेंगे जिस लिक्विड में हम डिप कर रहे हैं। उसके बाद सिलेंडर का होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि एच के वॉल्यूम आर के एच जो है हाइट है उसकी, और आर रेडियस है आर रेडियस, गुड, सिलेंडर का, सही इंटू है, ग्रेविटी हो जाएगी। और वेरी स्फीयर गुड। के लिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ओके स्टॉप, थैंक यू। अलीजा आप बताएं, अशर कह रहे हैं 4/3 पायर क्यूब स्फीयर की होगा, तो ये पाई डी क्यूब 6 कहाँ से आ गए? ये हम लोगों ने आर क्यूब की जगह डायमीटर लिया है ना, तो उस वजह तो से डी क्यूब बाई 8 पुट किए, क्या पुट किए? डी गुड, क्यूब। बाई 8, तो 4 में बाय 8 कट गए, 6। 2 आ गया तो 6, सही है, गुड हो गया। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये वाला, फातिमा ये वाला एक्सप्लेन करो, रो ए एच जी वाला। सर इसमें वही है जो पहला वाला, लेकिन उसमें वॉल्यूम की जगह आप एरिया इंटू हाइट करेंगे। एरिया इनटू हाइट कर दिए। अच्छा, अगर हम गौर से देखें ना अशर, ये एरिया यस ही है, पाई आर यस स्क्वायर, अगर हम गौर से देखें एरिया है और साथ में हाइट है। अच्छा, जी सर। क्लियर? यस। चलो, इसका मतलब है कि अभी आपको चीज समझ आ गई है। अब मुझे एक चीज ना, आपको ये भी क्रिस्टल क्लियर है, आपको ये भी क्लियर है, आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर है। लास्ट वाला जो है ना, प्रेशर पता ही नहीं है कि प्रेशर बॉटम और टॉप का निकालते कैसे हैं। जब तक वो नहीं समझ आएगा तो आप उस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको मैं प्रेशर बॉटम और टॉप का निकालने का तरीका सिखाता हूँ। तो ये जो अफसस का मेथड है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? उसके लिए हम ये करते हैं कि सपोज करें हमारे पास ये एक टैंक है, क्लियर अलीजा? अच्छा, अलीजा कहती है सर इस टैंक की जो टोटल हाइट है वो हम ले लेते हैं, चलो जी, लेट सपोज 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। और अशर कहते हैं कि सर ये मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है फातिमा? और थोड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा बनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठहरें, ये रही, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, क्लियर? अच्छा, अब इस तरह है कि इसके ऊपर अगर हम गौर से देखें ना, अलीजा कहती है कि सर ये जो हाइट नहीं है, हाइट ए से लेके बी तक, ये वाली हाइट पानी की, ये वाली हाइट, ठीक है? अच्छा, ये है लेट्स सपोज 5 मीटर। लेकिन फातिमा कहती है सर ये जो हाइट है ना, ये वाली हाइट ऑब्जेक्ट के टॉप से लेके, लिक्विड के टॉप से लेके ऑब्जेक्ट की बेसमेंट तक, ठीक है, ये हाइट है 15 मीटर टोटल। और ये जो नीचे वाली हाइट है ये वाली, ये 5 फर्दर मीटर। 5 मीटर। अलीजा देखना आज आपके मैं कॉन्सेप्ट कैसे क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। अच्छा, ये हो गया। अब मुझे बताएं कि मुझे प्रेशर निकालना है, तो अशर कहते हैं सबसे पहले डेंसिटी पानी की देखते हैं जी। पानी की डेंसिटी है कितनी है? कितनी है पानी की डेंसिटी? 1020। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे प्रेशर एट टॉप निकालना है और प्रेशर एट बॉटम निकालना है।
तो मैं टॉप के लिए एक पॉइंट लगाता हूँ, ये प्रेशर एट टॉप हो जाएगा, ये वाला, ये प्रेशर एट टॉप हो जाएगा। और ये पॉइंट अगर नीचे रखूं, ये प्रेशर एट बॉटम हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप का प्रेशर ऐसे आएगा और बॉटम का प्रेशर अलीजा ऐसे लगेगा ना फातिमा? जी ठीक है, सर। हम ये करेंगे बच्चों, प्रेशर के लिए हम ये करेंगे, चेंज इन प्रेशर के लिए हम करेंगे प्रेशर एट बॉटम माइनस प्रेशर एट टॉप। मैं बॉटम पहले इसलिए ले रहा हूँ कि बॉटम पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब मुझे बताएं रो जी एच, अब एच में हम 15 लें या ये H2 ले लेते हैं, ये H2 है, ये H1 है, H2 लें या H1 लें बॉटम के लिए? अलीजा फातिमा और से देखें, बॉटम के प्रेशर के लिए हाइट कौन सी लें? अबव द ऑब्जेक्ट लें, बिलो द ऑब्जेक्ट लें, या वाटर के लेवल से ऑब्जेक्ट की बेस तक? H1 ले ले सर, क्योंकि वो इक्वल है। नहीं, वो तो टॉप पे लग रही है। H2 नहीं H1 to लेंगे, 5 है। लेकिन सर है तो H2 5 सेंटीमीटर ही ना। H2 लेंगे ना। H2 ले लेंगे सर, पूरी H2 माइनस, अच्छा, फिर हम रो लगाएंगे, जी लगाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे H1, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की टॉप के ऊपर हाइट है। ठीक हो गया? और सबको पता है प्रेशर इन लिक्विड ओ लेवल्स में आपने पढ़ा है, रो जी एच होता है ना? जी जी जी। यहाँ से फातिमा और लीजा आप लोग ये कर सकते हो, रो जी इस तरह करके, तो H2 में से H1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये जो आपका आंसर आ जाएगा, ये चेंज इन किसका आ जाएगा? प्रेशर का आंसर। गुड। अच्छा, ये जो आंसर आएगा चेंज इन प्रेशर का, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। गुड, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आखिर में? एरिया से सर। ये चेंज इन प्रेशर का आंसर इनटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमें दे देगा क्या चीज? अपथ्रस्ट। क्या देगा? अपथ्रस्ट। ठीक है, यस सर। समझ आ गया लीजा? जी। फातिमा एनी क्वेश्चन? नहीं सर। ये क्लियर हो गया ना? जी सर। ठीक है जी जी। अपथ्रस्ट और ड्रैग फोर्स में क्या फर्क होता है? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो जी, ये क्वेश्चन अलीजा ने आप लोगों से पूछ लिया है। सपोज के सर नुमान क्लास में नहीं है, अलीजा ने पूछा है स्फीयर पे 3 फोर्सेस लगती हैं, एक अपथ्रस्ट एक ड्रैग है। अलीजा कहती है सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें? सोच के बताएं, शायद आपका आंसर मिल जाए। आई एम नॉट लाइक दोस्त टीचर जो हर चीज का आंसर खुद देना जरूरी समझता हूँ। मैं कहता हूँ बच्चे आंसर दें, ट्राई करें, नहीं होता फिर मैं बताऊंगा। यस बच्चों, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अपथ्रस्ट एंड ड्रैग फोर्स? एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। सर ड्रैग फोर्स का ताल्लुक जो है सर स्पीड से है। आई लव यू। अपथ्रस्ट का ताल्लुक जो है वो उससे डिप होने से। डिप होने से। गुड। अलीजा, पहली बात ये है कि अपथ्रस्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, ये डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड। ठीक है, डजंट डिपेंड अपॉन स्पीड, लेकिन ड्रैग डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। ये सबसे पहला डिफरेंस है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। स्फीयर के अंदर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वाटर के अंदर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, कोई डाइवर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पे है तो उस पर ड्रैग नहीं लग सकती। अगर अशर की गाड़ी खड़ी है और हवा आती है, एयर रेजिस्टेंस, वो उसकी ड्रैग नहीं है। ड्रैग तब होगी जब गाड़ी मूव करेगी, और ड्रैग मोशन के अगेंस्ट होता है हमेशा। ड्रैग मोशन के अगेंस्ट होता है, मोशन के अगेंस्ट ड्रैग होता है। अपथ्रस्ट मोशन के अलोंग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये स्फीयर लेस डेंस हो, ये ऊपर मूव कर रहा हो, अलीजा ये पूरा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट प्लास्टिक की जैसे टेबल टेनिस बॉल है, अशर ने पानी में डाइव मारा, ठीक है, पानी के बीच में जाके ये टाइटैनिक का वो देखने गया, ठीक है, खैर वो तो देखने मत जाना, वापस नहीं आ सकते, पहले भी एक गेम हो चुकी है। एनीवे, यू गो इनटू द सी एंड अशर वहां से टेबल टेनिस बॉल को या क्रिकेट बॉल को छोड़ता है, वो बॉल ऊपर आती है। मजे की बात ये, अपथ्रस्ट भी ऊपर है और बॉल की मोशन भी ऊपर है, लेकिन ड्रैग डाउनवर्ड है। अभी ड्रैग क्या है? डाउनवर्ड। ड्रैग इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन। तो मैं लिखता हूँ ड्रैग फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन या वेलोसिटी।
मोशन या वेलोसिटी। लेकिन अपथ्रस्ट की बात जो है, अपथ्रस्ट कुड बी अलोंग और ऑपोजिट, डिपेंड करता है। अपथ्रस्ट, अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो अपथ्रस्ट ऊपर है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो अपथ्रस्ट भी ऊपर है। आप समझ आई? लेकिन ड्रैग हमेशा मोशन के अगेंस्ट होगा। ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ड्रैग ऊपर है, ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है, ड्रैग नीचे है। अब बात समझ। तीसरी बात, अपथ्रस्ट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, अपथ्रस्ट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। चलो अपथ्रस्ट पूरा लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ बाद में। अपथ्रस्ट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी once object is fully immersed into the liquid, once object is fully immersed। ओके, प्लीज मुझे अभी बताना है, मैंने अभी नोट्स भेजने आपको ये, अच्छा क्लास के फौरन बाद। ऑब्जेक्ट इज फुली इमर्स्ड इनटू द लिक्विड, इनटू लिक्विड। फातिमा समझ आ रही है? जी सर। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये वाले, कि नंबर 1 ये अपथ्रस्ट डिपेंड करता है किस पे, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी। दूसरा, ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट, अपथ्रस्ट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है वंस ऑब्जेक्ट इज फुली इमर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यू कैन सी ड्रैग फोर्स डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ आ गई फातिमा? गुड क्वेश्चन अलीजा, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल पूछा आपने। अच्छा, अब आपने ये सारे मेथड सीख लिए। अच्छा तुम ये सोचो कि अगर तुम ये चीजें, ये तुम क्लास ना लेते मुझसे, तो फिर तुम्हारा क्या होता? तुम ये सोचो सिर्फ। हाँ, दे तुम कोशिश तो कर रहा हूँ। अलीजा को फिर भी कुछ ना कुछ बातें याद आ रही हुई क्लास में, जब इसने लेसन में प्रेजेंट थी कि हाँ सर ने कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ाया, ठीक है। लेकिन इसको भी आधा याद आ रहा है क्योंकि इसने भी क्लासें बहुत मिस की है ना अलीजा? जी सर ये लोग तो क्लास बंक करते होंगे, मैं तो डायरेक्ट कॉलेज बंक करता था सर, दोस्तों के साथ, तो जाता ही नहीं था कॉलेज। तो असल में इसका भी पता है, वही सीन है ना, कहते हैं ये जिंदगी में मेहनत करो या मेहनत करने वाला या वाली ढूंढ लो ना। अच्छा कोई दिमाग में था बस दिसंबर आएगा तो सलमान से फिजिक्स पढ़ूंगा, बस छोड़ो बाकी, है ना। इसमें ये बिलीव होता है, लेकिन मसला ये है ओ लेवल्स और लेवल में एक डिफरेंस है बच्चों। ए लेवल्स में कसम से खुद बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये मैं आपको बता दूं। आपने बस, आपसे पता है रिक्वेस्ट क्या है, जो आप टॉपिक पढ़ते हो ना उसको ऐसा प्रैक्टिस करो कि वो भूलना नहीं चाहिए दोबारा आपको। अभी मैं आपको ड्रैग और अपथ्रस्ट के क्वेश्चंस दूंगा ना। अच्छा, अब मेरे पास नाउ आई एम इन अ पोजीशन कि मेरे स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ गई है। जरा स्टार्ट से देखो, बच्चों को पता चल गया है कि एक स्फीयर के ऊपर कितनी फोर्सेस लगती हैं। क्विज आ गया जी, चलें, कितनी फोर्सेस लगती हैं? 3। 3। जो बच्चा एक फोर्स का नाम लेगा अपनी फोर्स को एक्सप्लेन करेगा। 3 फोर्सेस। अच्छा फातिमा आपसे स्टार्ट करते हैं, व्हिच यू वांट टू एक्सप्लेन? सर वेट। चलो वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, सही है सही है, बोले बोले। सर इसका तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है, सिर्फ ये कि ऑब्जेक्ट को नीचे पुल करता है। यस, ऑब्जेक्ट को ऑलवेज डाउनवर्ड होता है और मास इनटू ग्रेविटी का प्रोडक्ट है। वेरी गुड, ओके। अशर आप बताओ। सर ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स बोलो। सर इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड एंड हम्म, इट्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन। सही हो गया। और ये ऑब्जेक्ट की शेप पे डिपेंड करती नहीं करती? नहीं सर नहीं, ये नहीं करती डिपेंड। क्यों नहीं करती? अगर एक नीडल की तरह की चीज फेंकते हो उस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी कम लगेगी? उस पे कम लगेगी। तो शेप डिपेंडेंट है ना, ठीक है। यस सर। गुड हो गया, तो ये शेप के ऊपर डिपेंड करती है। अलीजा आप बताएं, अपथ्रस्ट के कितने पॉइंट्स आपको याद है? फॉर्मूला नहीं, पॉइंट्स। अच्छा, upthrust acts on an object once an object is immersed into liquid, और पे डिपेंड नहीं करता, and it can also be motion or it can also go along the motion of the object. Opposite भी जा सकते हैं, motion में भी जा सकते हैं। वेरी गुड, ये मोशन के अपोजिट भी हो सकते हैं, मोशन के अलोंग भी हो सकता है। कब अपोजिट होगा कब अलोंग होगा? जी ऑब्जेक्ट ये मोशन के अलोंग कब होगा और मोशन के अगेंस्ट कब होगा? ड्रैग फोर्स जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होगा तो अपथ्रस्ट क्या होगा? तो upthrust जिस टाइम पे नीचे जा ऊपर की तरफ नहीं आती है। फिर ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है
तो तब भी तो ऊपर तो तब भी ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट नीचे जाए तो अपथ्रस्ट ऑपोजिट हो गया, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो अपथ्रस्ट मोशन के पैरेलल हो गया। ठीक है, जी। गुड। अच्छा, अपथ्रस्ट निकालने की 4 फॉर्मूले नहीं दिखा रहा, सोच के बताएं। एक हर बच्चे एक बताए। अपथ्रस्ट डेंसिटी निकालने की सर डेंसिटी हाँ बोलो, अच्छा एक बोलो। एक sir density of the liquid into volume of the object into height. अच्छा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू हाइट। वेरी वेल डन। फातिमा आप? सर आप चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बात है, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अलीजा? वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एरिया इनटू हाइट इनटू ग्रेविटी, और फिर एक वो जो डिफरेंस इन स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग था। रीडिंग हो गई। क्या बात है। अच्छा आप बताओ, शेप मैटर करती है सिलेंडर स्फीयर? Yes sir करती है। अच्छा, अगर आपके पास असल वो ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल ये वाला, तो फिर क्या शेप फॉर्मूला को, सिलेंड्रिकल में क्या फॉर्मूला होगा? सर स्पेरिकल में फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का, और ठीक है। डेंसिटी का तो सेम ही होता है। और सिलेंडर में जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई स्क्वायर इनटू एच पाई डी स्क्वायर 4। अच्छा अलीजा, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अलीजा, प्लीज एक्सप्लेन दिस। ये प्रेशर वाला? हाँ, प्रेशर वाला। अगर एक ऑब्जेक्ट डिप हुआ है तो आपको कैसे पता लगेगा हमने हाइट कौन सी लेनी है? हम लोग ने इसमें हम लोग लगाएंगे वो फार्मूला डेंसिटी ग्रेविटी इनटू हाइट वाला। लेकिन Good. अगर अपने चेंज इन प्रेशर ढूंढ रहे हैं ना, तो हम एक बॉटम से लेंगे उसकी और एक टॉप से। तो हाइट जो है वो अबव दी ऑब्जेक्ट लेंगे, जो बॉटम वाली है उसमें भी जो अबव उसके ऊपर वाली आ रही है, जैसे 15 आ रही है H2 वो लेंगे, और जो टॉप वो भी उसके ऊपर 5 आ रही है वाली लेंगे। ओके गुड। अच्छा जब ये चेंज इन प्रेशर आ जाएगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करें? एरिया से सर, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट से। वेरी गुड। तो इससे इससे हमें क्या मिल जाएगा? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट मिल जाएगा। फातिमा यहाँ तक क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट्स? जी सर, जी सर। क्या बात है यार, जबरदस्त। अच्छा अब एक मसला है, 2 केसेस हैं। अब ऑब्जेक्ट में जब स्फीयर नीचे जाता है ना, ये लिक्विड के अंदर जब ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे मूव करता है, क्लियर? अब इसके ऊपर 2 तरह की केसेस हैं। एक केस तो ये है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, दूसरा डीसेलरेट कर रहा है, और तीसरा केस ये है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है स्फीयर जब नीचे मूव करे डाउनवर्ड, तो इसकी मोशन से रिलेटेड आपके पास टोटल 3 केसेस हैं। केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट क्या करे? एक्सेलरेट करे। क्या करे? एक्सेलरेट। अच्छा, केस नंबर 2 क्या है? ऑब्जेक्ट क्या करे? डी एक्सेलरेट करे। और केस नंबर 3 क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाए? अब कांस्टेंट वेलोसिटी की साइंस आपको पता है, पहले ये बताएं। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, अब उस स्फीयर पे वो तीनों फोर्सेस माइंड में रख के बताएं कौन सी फोर्स किसके इक्वल है। अगर स्फीयर नीचे डाउनवर्ड जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कौन सी फोर्सेस कौन सी, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। जो फोर्स टोटल डाउनवर्ड है दैट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स जितनी अपवर्ड है। तो कौन कौन सी फोर्स डाउनवर्ड है? वेट। वेट mg डाउनवर्ड हो गया, और अपवर्ड कौन कौन सी है? ड्रैग और अपथ्रस्ट। यस, ड्रैग फोर्स भी अपवर्ड होगी और अपथ्रस्ट भी। वेरी गुड। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि ये बात तो स्टूडेंट्स के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो वो तीनों फोर्सेस बराबर है। अच्छा दूसरी बात, क्या ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा? ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा? होगा। इक्विलिब्रियम में यस और नो? नहीं सर, मुश्किल है वो। मुश्किल है। होगा फातिमा मुझे। बोले बोले, कोई मसला, अपना अपना ओपिनियन दे। व्हाट डू यू थिंक, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा?
सर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल है तो इक्विलिब्रियम में होगा ना? होगा, इसका मतलब अगर है यस। इक्वल है तब तो होगा। यस, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, यस। रीजन क्या है? क्योंकि वो दो कैंसिल कर देती। यस, डाउनवर्ड और अपवर्ड सेम है, तो इसका मतलब है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी 0 0 एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। constant, acceleration is 0, hence object is in equilibrium में होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं अगले दो केसेस पे। अब लीजा सोचें कि अगर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं एक्सेलरेट, अब क्या होगा? अच्छा लीजा, मजे की बात ये रिकॉर्डेड लेसन में भेज भी दूंगा, ग्रुप में अपलोड भी कर दूंगा, बट कोई बहुत कम बच्चों का टेम्परामेंट होता है कि वो एक 50 मिनट का लेसन सुने। बट वंस यू आर इन द लाइव क्लास, यू आर इंटरेक्टिंग विद द टीचर, यू आर आंसरिंग, ठीक है, आपको पता है कि मैंने हल्का सा आंसर ना दिया तो टीचर ने मुझसे पूछना है, तो फिर आपको समझ बहुत अच्छी आती है। समझ आ रही है? मेरा मसला नहीं है, मैं ये क्लासेस अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, मेरा कोई मसला नहीं है। क्लियर? एक्सेलरेट, अब बताएं जी एक्सेलरेशन में क्या होगा? हाँ, डाउनवर्ड फोर्स, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है लेकिन एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर नीचे रहा है जा डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? नहीं है ना, क्योंकि वो जब यस एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल 0, velocity is not कांस्टेंट। constant. It means downward force is more than upward force. यस सर। तो हम कहेंगे यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे डाउनवर्ड फोर्स है mg, ये आगे टोटल डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स में दो फोर्सेस हैं, एक ड्रैग और एक अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट। ये दोनों का डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma। यहां से आप बच्चों क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ ए। अब समझ आया? यहाँ पे mg में से माइनस करना है वो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं इफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ऊपर की तरफ, अब क्या इक्वेशन बनेगी? खुद बनाओ, ट्राई टू मेक इक्वेशन। शाबाश, बी क्विक, आपको आ जाएगी। ट्राई टू मेक एन इक्वेशन। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, फिर कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? ड्रैग ज्यादा होगी, अपथ्रस्ट ज्यादा होगी? फिर अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यानी ऐसे है कि अशल फॉर एग्जांपल ओशन के नीचे जाके बहुत नीचे टेबल टेनिस की बॉल छोड़ दे, वो टेबल टेनिस की बॉल ऊपर ही ऊपर आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा है उसके ऊपर, माइनस टेबल टेनिस की बॉल का वेट नीचे की तरफ है, ड्रैग वो, प्लस ड्रैग फोर्स भी नीचे की तरफ है। कौन सी फोर्स? ड्रैग फोर्स, वो इक्वल्स टू ma। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे अपथ्रस्ट इज मोर, अपथ्रस्ट इज मोर, और ये दोनों आंसर ये क्या है मिलके? ये दे बोथ आर लेस, ठीक है। अलीजा समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सर ड्रैग वाली क्यों लेस है? अच्छा, गुड क्वेश्चन। देखो, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है, ड्रैग लग तो रही है, लेकिन फिर भी अपथ्रस्ट इतना ज्यादा है कि ड्रैग और वेट मिलके भी कुछ नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट का। अच्छा हाँ सही तब ऊपर आ जी रहा है। जी क्लियर? सही हाँ, जी। अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, डी एक्सेलरेट है, डी एक्सेलरेट में से इतना याद रखें, अगर ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब है ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो रही है, बस इसका इतना याद रख लें। ड्रैग फोर्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, लेकिन वेट भी कांस्टेंट है और अपथ्रस्ट भी कांस्टेंट है। वेट और अपथ्रस्ट बोथ आर कांस्टेंट। ठीक हो गया? आगे समझ क्लियर हो गया? जी आ गया। हाँ, अब ये है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अच्छा न्यूटन लॉस की स्टेटमेंट मुझे बता दें। ये आपको डायनामिक्स में अक्सर जो है ना ये क्वेश्चंस आते हैं, न्यूटन लॉस की स्टेटमेंट्स। अब आपका डायनामिक्स बहुत अच्छा जो है ना, बहुत अच्छा मैंने करा दिया क्लियर। अब टेस्ट डायनामिक्स, और ये फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है और थर्ड लॉ क्या है, इनकी स्टेटमेंट्स बता दें। फर्स्ट लॉ, अ बॉडी
कंटिन्यूड स्टेट ऑफ रेस्ट आर क्या होगा बच्चों? स्टेट ऑफ और constant रेस्ट, velocity, body continue state of rest or uniform motion in the absence of external forces. God, in the absence of external force. यानी अशल सुबह अगर सोया हुआ है तो सोया रहेगा जब तक मामा का चप्पल जो है ना इसको आगे लगता नहीं है, ठीक है ना? बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट until external force act upon it, ठीक है? और अगर गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी जब तक उस पे कोई वो नहीं लगती एक्सटर्नल फोर्स। सेकेंड लॉ तो इतना सिंपल है, सबसे फेवरेट सेकेंड लॉ है बच्चों का। क्यों? फोर्स इज, अलीजा क्या था? Resultant Force force is equal to the change is, of momentum. yes, force is equal to Change of rate of change. rate of change of क्या होगा? Momentum. मोमेंटम, यानी F is equals to डेल्टा P डिवाइडेड बाय T। ये सेकेंड लॉ की मैथमेटिकली फॉर्म है, F is equals to डेल्टा P बाय T। अब असल क्या है, सलमान को फर्स्ट लॉ की मैथ्स की फॉर्म नहीं आती थी, उन्होंने लिखी भी नहीं है ना? असल ये सोच रहे होगे नहीं, फर्स्ट लॉ पता है क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ये कहते हैं अगर F नेट जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। इसका मतलब ये कि वेलोसिटी या तो जीरो है या फिर कांस्टेंट है, ठीक है? समझ आई? ओके सर। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ आ गया और ये सेकंड लॉ आ गया, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर? यस सर। अच्छा कहता होगा सर एक चीज हो गया, आईपैड सबकी राइटिंग बड़ी नीट हो गई है, क्लास में तो लिखते थे समझ नहीं आती थी। मुझे पता है उसके दिमाग में ये चल रहा है ना? सही बात है सर। क्लास में मैं बोर्ड पे गंदा गंदा लिखता हूँ ना बहुत ज्यादा, है ना? क्या करूँ बस। अच्छा अब अलीजा क्लास में जाके आएगी, यार कसम से सलमान ऑनलाइन क्या पढ़ाते हैं यार, ओए होए होए है ना? जी। अलीजा, लेकिन अलीजा किसी को कहेगी नहीं, उसका अलीजा को पता है किसी को क्या क्या मसला ही बनाना है अपने लिए। एनीवे सही है, लगे रहो। थर्ड लॉ क्या कहता है जी? सर अभी भी आप केमिस्ट्री के बच्चों को पढ़ाती है सर, आईजीसीएसई वाले को? यार अभी मुझे ना केमिस्ट्री के तकरीबन काफ़ी स्टूडेंट 7-8 ने मुझे कांटेक्ट किया है, लेकिन मैंने मैम फलाना के ऑफिस में प्रॉमिस किया है कि मैम लास्ट टाइम इतने इशू बने तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच केमिस्ट्री। और सर बाढ़ में जाए स्कूल वाले सर, आप पढ़ाए सर अपना। चलिए मैं बाद में बात करूँ, इसमें क्लास रिकॉर्ड हो रही है इसलिए बाद में बात करें इस टॉपिक पर, ठीक है? चलो थर्ड, ओके थर्ड लॉ क्या था? सर अगर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी तो उसी के मुताबिक एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगेगी। हाँ सो ये फोर्स तो तब लगेगी whenever two bodies interact, two bodies collide or interact, forces the change in momentum। नहीं वो नहीं, रटा नहीं मारना आशिर, वो दूसरी चीज है। फोर्सेस exerted by them are equal but opposite। हाँ, forces exerted by them are equal but opposite, ठीक है अलीजा? whenever two, यानी इसका मतलब ये है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर जाएं, जितनी फोर्स ऑब्जेक्ट 1 लगाएगा ऑब्जेक्ट 2 पे उतनी ही फोर्स ऑब्जेक्ट 2 लगाएगा ऑब्जेक्ट 1 पे। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ। सही हो गया? क्लियर हो गया? अच्छा बस नहीं, मैं भेज रहा हूँ आपको, काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई हैं, बस मैं देख रहा हूँ मिस तो नहीं किया हमने। न्यूटन लॉ भी हमारे हो गए हैं, अब तो ड्रैग फोर्स हमने सारे का सारा कर लिए। हाँ बच्चों अब एक चीज, ये जो फॉर्मूला आता है ना हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी और एच, इसका प्रूफ एग्जामिनर मांगता है। कहते शो करें कि फॉर्मूला कैसे है। शो दैट प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच। लीजा कैन यू हेल्प मी, कैसे करें? प्रेशर का पहला फॉर्मूला क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा फोर्स की जगह असल कहते हैं सर मास इनटू ओवर एरिया, और मास की जगह हम फातिमा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर सकते हैं ओवर एरिया, ठीक है?
और वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू हाइट कर सकते हैं। यस, एरिया जी। कैंसिल हो जाएगा। एरिया कैंसिल हो गया, सो इट मींस रो जी एच, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन यूज फॉर प्रेशर इन लिक्विड। मेक श्योर हाइट अबव द ऑब्जेक्ट लेनी है, हाइट अबव द ऑब्जेक्ट लेनी है। हाँ, अगर प्रेशर इन बॉटम निकालना है, प्रेशर एट बॉटम निकालना है, फिर वो मैंने आपको सिखाया है। सो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेशर इन लिक्विड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि हाइट आपने अबव लेनी है अगर, ठीक है, समझ आ गई। अब बच्चों लेसन यहाँ पे मैं इसको एंड करूंगा। आपको मैंने ड्रैग अप थ्रस्ट ये सब बहुत अच्छा पढ़ा दिए, क्लियर, और ये नोट्स में आपको भेज देता हूँ, आप इसको आराम से देखो। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, पूरा अलग से चैप्टर टॉपिकल में है, डेंसिटी प्रेशर एंड अप थ्रस्ट का चैप्टर है वो पूरा, और डायनामिक्स, दो जगह ऐसी हैं जहां पे आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जब आप रिवीजन करोगे तो टॉपिकल्स आपको मिल जाएंगे डेंसिटी एंड अप थ्रस्ट वाले चैप्टर में, एक इधर, और प्लस डायनामिक्स में, किसमें, डायनामिक्स में। सो दीज आर द टू चैप्टर्स जो सर नुमान मलिक का जो रिसोर्स पैक है, अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपको ये इसके क्लासिफाइड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। जी। एनीथिंग दैट यू वांट टू से, कोई चीज समझ ना आई हो बच्चों इसमें, इस पूरे लेसन में, वो बताएं। क्लियर है। तो अलीजा, आपका एक्सपीरियंस सही जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनेस्टली बताएं। जी, अच्छा जा रहा है, क्वेश्चंस हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अशल को समझ आ रही है, ये तो ऑनलाइन पढ़ने का आदी नहीं है, जब तक 2-3 दर्जन टिक्के ना खाए तो ये तो पढ़ता ही नहीं है। फातिमा, आप तो खाने पीने में लगती नहीं हो। फातिमा, यू जस्ट 16 ईयर ओल्ड, हाँ? जी। वो तुम तो क्लास में सबसे छोटी हो। अलीजा कहेगी सर मैं भी बहुत छोटी हूँ, हैं सर?